हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम जो वर्णमाला के जो 2-3 पार्ट में डाली थी उससे रिलेटेड मैं मतलब उससे संबंधित मैं प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि मतलब कि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया है कि उससे रिलेटेड उससे संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं कि हम पहला क्वेश्चन कि हिंदी की ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। आपका क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार, देखिए आपका पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। तो जानते रहेगा कि जो हिंदी की ध्वनियां, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ध्वनियां होती क्या है। आपको पता था कि वर्ड को ही हम ध्वनि कहते हैं, तो आपको पता है कि हिंदी की जो ध्वनियां हैं 2 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, कि हिंदी की ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। फिर देखिए जो 3 होता है, आप जानते हैं कि जो मात्रा के आधार पे वर्णों को विभाजित किया गया है, स्वर को विभाजित किया गया है, वो 3 प्रकार विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। वह पूछ देगा मात्रा के आधार पे स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 प्रकार में। और फिर देखिए जो 4 होता है, इसमें जानते रहिएगा कि जो मुख द्वार के प्रयोग के अनुसार आपको बताए थे कि आपके विवृत होते हैं, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। तो जीवा के प्रयोग या मुख द्वार के खुलने के आधार पे जो आपके मतलब वर्ड स्वर विभाजित किए गए हैं वो कितने प्रकार के 4। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता है कि इसका आंसर क्या होगा 2। और फिर स्वर के कितने प्रकार होते हैं 3, और जिह्वा के प्रयोग के आधार पे या मुख द्वार के खुलने के आधार पे आपका 4 होता है। अब फिर जानते रहेगा कि अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि निम्न से कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। पहला है कि यरलव, दूसरा है ससह, फिर डढ़, फिर क से लेकर म तक। आपके चारों ऑप्शन में बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आप जानते हैं कौन सा है, आपका पहला ऑप्शन यरलव। आपका ये क्या है अंतस्थ व्यंजन। आपके मैं पहले ही पार्ट में इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता दी थी कि व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में मैं बता दी थी, तो उसको देख लीजिएगा। वहां से देखने के बाद आपके व्यंजन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां से आपको बहुत आसानी से यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होता है वो कंफर्म होता चला जाएगा। तो आपका जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, पहला यरलव। अंतस्थ व्यंजन पूछ देगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4, और कौन कौन से होते हैं, तो यरलव। अब जानते हैं जो ससह ये होता है, ये क्या होता है उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन पूछते क्या होगा, तो स आपका तालव्य स, मूर्धन स, दंती स और ह, ये आपके क्या है संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या क्या होती है 4। ठीक है। आपका तीसरा है कि ड और ढ। ड और ढ जानते हैं आपके कौन से व्यंजन है, द्विगुणी व्यंजन। जो ड और ढ है ये कौन सा व्यंजन है, द्विगुणी व्यंजन। फिर आपका चौथा ऑप्शन है क से म तक। आपको पता है कि जो व्यंजन में क से म तक होता है वो क्या है स्पर्श व्यंजन। क से म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है 25, अगर वर्ग की बात करें तो 5। आपका देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, आपका जो प्रश्न था ये यहाँ पे स्पष्ट होता है। फिर इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है, व्यंजन है नहीं, अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। देखिए इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में अल्प प्राण, महाप्राण, इसके बारे में मैं सब बता दी थी। वो वीडियो देखिए अगर देख लेंगे तो आपको आपका यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा उत्तर होगा, या फिर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते रहिएगा। देखिए हम पहले ही पढ़ाए थे कि मतलब कि जो क से म तक में पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं अल्प प्राण। पहला, तीसरा, 5वां हम बताए थे कि 1 से 2 से कम होता है, मतलब हिंदी में क्या होता है अल्प होता है। तो पहला, तीसरा, 5वां या विषम संख्या जो होता है अल्प प्राण होता है। अब देखिए आपको पता है कि जो क है आपका क पहला वर्ड है, और फिर देखिए आपका न जो है
ये 5वां वर्ड है। और फिर देखिए आपको बताए थे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन अभी इसके देखिए कि अंतस्थ व्यंजन होते क्या है, य र ल व। तो अंतस्थ व्यंजन भी आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण। हम बताए थे कि अ से अंतस्थ व्यंजन, अ से अल्प प्राण। तो जो सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण। तो आपके अंतस्थ व्यंजन यह होता है, ये भी आपके क्या है, अल्प प्राण। लेकिन जो आपका छ है ये अल्प प्राण नहीं है, महाप्राण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छ। कि बकिया आपके सारे अल्प प्राण होते हैं, जो आपके छ है ये महाप्राण है। तो आपका इतना यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आपका ये प्रश्न स्पष्ट होता है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और बकिया सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण। देखिए आपका क्वेश्चन स्पष्ट हुआ। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है, घोष या सघोष। देखिए एक ही मतलब होता है। अब फिर पूछ दिया कि नहीं है, ये इसमें विशेष ध्यान देना है। एग्जाम पे आपको दे देगा कि घोष वर्ण नहीं है, और लोग कंफ्यूज होकर ये नहीं देखते हैं और मतलब लगा के चले आते हैं। यहीं पे आपकी गलती होती है। पहले क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए कि क्या कह रहा है कि घोष वर्ण नहीं है। तो आपको पता है कि घोष वर्ण अघोष और सघोष, मैं इसके बारे में पहले ही बताई थी कि पहला दूसरा जो वर्ण है क्या होता है, अघोष होते हैं, बाकी सब मतलब तीसरा, चौथा, 5वां आपके क्या होते हैं, सघोष। लेकिन यहाँ बोला कि सघोष नहीं है, मतलब कौन सा, अघोष है यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो यह है, य, ज, द, अ, श। और फिर आपको पता है कि जो अघोष सघोष होते हैं सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष होते हैं। आपके मैं सेकेंड वाले वीडियो में बता दी थी कि जो सारे व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष। जैसे सारे मतलब जो सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं आपके सघोष। जैसे सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, ऐसे सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके सघोष। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड क्या होते हैं आपके सघोष। देखिए आपका जो ज होता है, आपका पता है कि च, छ, ज आपका क्या है, तीसरा वर्ड। तो तीसरा वर्ड आपके क्या होंगे, सघोष। द भी आपका तीसरा वर्ड है, त, थ, द आपका ये भी तीसरा वर्ड है, ये भी आपके क्या होंगे, सघोष। और आपके सारे अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, सघोष, अल्प प्राण और सघोष। तो आपके सघोष वर्ड कौन से नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स। ये क्या होता है, अघोष होता है। जो तालव्य स होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो कि मतलब कि तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं, और सारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष। लेकिन अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष, और सारे उष्म या संघर्षी व्यंजन, जो संघर्षी व्यंजन होते हैं स, 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 ह, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन स्पष्ट होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि कुल वर्ण लिपियां हैं। लिपियां का मतलब मैं पहले पार्ट में बता दी थी कि लिपि क्या होता है, कि मतलब कि हमको एक समझाने के लिए कि हम जैसे कि हम बोल रहे क, इसका एक आकार भी दिया गया, और फिर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए मतलब हमारे जो वर्णमाला में कुल कितने लिपियां स्थापित किया गया है, वर्ण कितने मतलब हैं, तो कुल कितने वर्ण लिपियां हैं, 52। देखिए ये आपकी क्वेश्चन यूपी SSS में पूछा था कि कुल मतलब ये यूपी SSS फॉरेस्ट गार्ड में कई 2-3 बार क्वेश्चन बना है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियां हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्ण लिपियां होता क्या है। तो जानते रहेगा कि आपके जो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण लिपियां हैं, तो कितने हैं, 52। आप यहाँ पे आपका उत्तर क्या होता है, 52। और आपको पता है जो 33 होता है ये आपके मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होता है, 33, और कुल व्यंजनों की संख्या आपकी 41। अगर पूछ देगा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, और कुल व्यंजनों की संख्या कितना, 41। अब अगर मूल स्वरों की संख्या पूछ दे तो 11, और कुल स्वरों की संख्या पूछ दे तो 13, और कुल वर्ण लिपियों की संख्या पूछ दे तो 52। यहाँ भी स्पष्ट हुआ कि व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होगी, मूल व्यंजनों की संख्या 33,
और कुल व्यंजनों की संख्या 41, मूल स्वरों की संख्या 11 और कुल स्वरों की संख्या 13 और कुल वर्णों की संख्या वर्णमाला 52। यहाँ पे आपका स्पष्ट हुआ। अगर यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता है तो आपको जो पहले दूसरे तीसरे पार्ट का जो भी वीडियो डाला गया है वहां पे अगर वो मतलब देख लेंगे वो वीडियो तो वहां पे अच्छे से स्पष्ट समझ में आएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा अर्ध विवृत स्वर नहीं है। आपको पता है कि विवृत मतलब क्या होता है, ठीक है। विवृत मतलब सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसका मैं इंग्लिश में बताई कि विवृत का मतलब होता है ओपन, जिसमें आपका मुख खुल जाए, ऐसा मतलब यहाँ लेकिन बोला है कि अर्ध विवृत मतलब जिसमें आधा मुख खुले। तो आपका कौन सा अर्ध विवृत स्वर नहीं है? तो आपका जानते रहेगा अ है, ए है, ओ है, आ। आप देखिए आ बोलेंगे तो आपका मुख क्या होगा, पूरा खुलेगा। तो आपका जो आ होता है ये क्या होता है, विवृत स्वर होता है। विवृत का मतलब होता है ओपन, मतलब पूरा आपका मुख खुल जाए। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में आपका पूरा मुख क्या हो जाए, खुल जाए। जैसे हम बोलेंगे आ तो आपका मुख खुल रहा है ना, तो वो क्या होता है, विवृत स्वर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, अर्ध विवृत स्वर नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा है, आ। बाकी आपके जो अ होते हैं, ए होते हैं, ओ होते हैं, देखिए इसमें आपका आधा मुख खुला, अ ए ओ, इसमें देखिए आपका आधा मुख खुला है ना, तो ये क्या होते हैं, अर्ध विवृत स्वर। और नहीं होते हैं आपके आ आपके क्या होते हैं, विवृत स्वर। यहाँ पे प्रश्न स्पष्ट हुआ। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था। देखिए दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है। आप लोग संधि पढ़े होंगे, लेकिन संधि से है क्या, वर्ण विच्छेद। हम पहले ही बताए थे कि जैसे कि जो व्यंजन होता है, जैसे कि हम क बोलते हैं, क ख, तो उसके क के साथ मतलब स्वर आता है ना, क बोल रहे हैं उसके साथ आपका स्वर क्या आ रहा है, अ। अगर हम बोलेंगे की तो क के साथ स्वर क्या आ रहा है, ई। अगर हम बोले कु तो क के साथ स्वर क्या आ रहा है, उ। अगर क्री बोलेंगे तो क के साथ जो स्वर आएगा, री। तो ऐसे ही इसका वर्ण विच्छेद, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कि द है, री है, ग है और म है। और फिर द है, री है और ग है। फिर देखिए यहाँ पे होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे द है, र है, उ है और ग है। फिर आपका है चौथा कि द है, र है, अ, उ, ग और अ। आपको पता है देखिए जैसे दीर्घ है, हम लिखेंगे जैसे दीर्घ, इसमें क्या है आपका द आ रहा है, फिर जो री की मात्रा है ना, तो आपका री आएगा और फिर क्या आएगा, ग है। और जैसे हम बोले कि ग के साथ कोई भी स्वर होता है, क्या है, अ, तो आपका ग भी है और क्या है उसके साथ, अ। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, ये होगा। आपका ऑप्शन ये दिख रहा है ना कि द है, उसमें मात्रा क्या है, री, फिर ग और अ, तो ये आपके क्या हो जाएगा, दीर्घ। इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, दीर्घ। और देखिए इसका करेंगे तो सिर्फ इसमें आएगा दीर्घ, मतलब उसमें अ नहीं आ रहा है, आधा ग, क्योंकि यहाँ पे अ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा ग, दीर्घ। इसमें आधा ग ही आएगा। और फिर जानते हैं यहाँ पे र तो आएगा नहीं, री की मात्रा है ना कि र की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न स्पष्ट होता है। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो जानते हैं क्या, पहला ऑप्शन है शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। बताइए क्या है कि भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि या वर्ण, उसे वर्ण भी कहते हैं या ध्वनि। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्वनि। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि सार्थक और लघुत्तम कंफ्यूज कर दे रहा है। देखिए लगुत्तम का मतलब जानते हैं छोटी, और सार्थक मतलब वर्ड जो सार्थक होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो भाषा की सार्थक छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या है, तो आपका क्या है, ध्वनि। ध्वनि या वर्ड। और फिर देखिए आपका जो आपका शब्द, पद और वाक्य। आपको शब्द, पद, वाक्य के बारे में हम बताए थे कि मतलब जैसे कि ध्वनि का मतलब हम समझ रहे हैं ना, क है ना, ये क्या है, एक ध्वनि है। लेकिन हम लिख देंगे कमल, तो ये क्या बन जाएगा, शब्द।
आपके कई वर्डों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। मतलब हम सिर्फ क लिखे तो ये क्या था? वर्ड, लेकिन इसी में 2-3 वर्ड मिला दे तो क्या बन गया? शब्द। लेकिन हम कह दे कमल पानी में उगता है तो ये क्या बन जाएगा? वाक्य। क्योंकि ये सारे क्या बन जाएंगे? वाक्य। तो जैसे आपका एक वर्ड आएगा तो आपका वर्ड या ध्वनि कहलाएगा, कई वर्डों से मिलकर आपका क्या बनते हैं? शब्द, और कई शब्दों से मिलकर आपके क्या बनते हैं? वाक्य। लेकिन जब हम कमल लिखे थे तो अकेला था तब शब्द था, लेकिन जब ये वाक्य में आ गया तो इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? पद। ठीक है, इसी शब्द को, अगर वाक्य में इस शब्द को हम क्या कहेंगे? पद। लेकिन अकेला कमल था तो उसको हम क्या कहते थे? शब्द। तो इतना आपका समझ में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? 4। तो इसमें से पूछा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जानते रहे कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपका छ है, त्र है, श है। देखिए आपका 2 ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जिया। ठीक है, आपका कौन सा, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है छ, त्र, श और ज्ञ। तो आपको पता है कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहला क्या होता है? छ होता है, छ से छत्री, त्रिशूल, और फिर ज्ञ होता है, और एक क्या होता है आपका? स्र होता है। ये आपके 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो श होता है ये क्या होता है? संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? श। आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है। कि इनमें से कौन सा मूर्धन, मतलब जिसका उच्चारण मूर्धा से होता हो। तो आपको पता है कि पहला ऑप्शन है अ, क, ख, ग है, और फिर है ई, छ, ज, श। फिर तीसरा ऑप्शन है री है, ट है, ठ है, ड है और श है। फिर आपका चौथा ऑप्शन है ल है, त है, थ है, द और श। आपको पता है कि जब हम तीसरे पार्ट के वीडियो में बताते हैं उसका उच्चारण स्थान हम हमेशा क्लियर किए थे। किसका ट्रिक क्या है? मूर्धा का। रिटस पुकारो मूर्धा जी। तो जो रिटस मतलब आपका जो री होता है पूरा ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब क्या ये मूर्धन्य श, ये इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो इसका आपका जो उत्तर होगा क्या होगा? सी। लेकिन आपको जानते रहेगा अक विसर्ग, अक विसर्ग कंठारा। आपका जो आ होता है वह क्या? क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। और फिर हाँ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से होता है? कंठ से। अब इन आपका था इच भी है तालु राम ना, बताया था ना, इच भी है तालु राम। तो जो ई होता है पूरा छ वर्ग, और ये तालव्य श, छ, छ, ज, झ, और फिर आपका ये तालव्य स, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। ठीक है, और फिर आपका देखिए रितस जानो दंत से। तो आपका जो ल होता है त वर्ग पूरा और दंती स, ये छोटा वाला स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जो प्रश्न है स्पष्ट होता है। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि निम्न में से कौन सा अयोगवा वर्ड है। आपका पहला ऑप्शन है ए, ऐ, ओ, औ, ई और अंग, अह। तो आपका अयोगवा वर्ड कौन सा है? अंग और अह। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? चौथा, कि आपका अयोगवा वर्ड पूछते तो कौन सा होता है? अंग, अह। आप जानते हैं कि जो ए, ऐ है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपको बता दें कि ए, ऐ कहे कंठ तालु, ए, ऐ से कहे कंठ तालु। इसका ए, ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ और तालु। ओ, अ से कहे कंठोष्ठ से ना, आपको बताया थी कि ओ, अ से कहे कंठोष्ठ से। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठोष्ठ। और आपको पता है कि इच भी है तालुरा। तो जो ई आता है ये किससे होते हैं? तालु से। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रयत्न के आधार पे ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है। तो आपका पहला ऑप्शन है पार्श्विक, लुंठित, अर्धस्वर और संघर्षी।
तो कौन सा वर्ड है या कौन सी ध्वनि है? ल आपका पार्श्विक। जो ल है वो कौन सा वर्ड है? तो पार्श्विक। और फिर जानते रहेगा जो लुंठित वर्ड है, लुंठित वर्ड में कौन सा आता है? र। जो र होता है, देखिए वो मुड़ के आ रहा है ना, र। तो आपका जो र होता है वो कौन सा वर्ड होता है? लुंठित वर्ड। और फिर जानते हैं अर्ध स्वर में आपका य और व आते हैं। और फिर संघर्षी व्यंजन में आपका स स स ह, मतलब तालव्य स, मूर्धन स, दंती स और ह। आपके कौन से व्यंजन आते हैं? संघर्षी व्यंजन। देखिए मैं पहले ही बता दी थी कि संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, अर्ध स्वर क्या होते हैं, और फिर लुंठित और पार्श्विक। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा स्वर अमात्रिक है। तो पहला है कि कारखाना, दूसरा है अमिताभ, चौथा तीसरा है कलरव और फिर चौथा है चचहाना। तो अमात्रिक का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें मात्रा न हो। अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा न हो, और मात्रिक मतलब जिसमें मात्रा हो। और मात्रिक अकॉर्डिंग एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक बताए थे। तो जानते रहेगा जैसे आपका कारखाना है, ठीक है, का बोल रहे हैं ना, तो इसमें आ मात्रा आ रहा है कि नहीं? फिर कारखाना, फिर इसमें भी आ रहा है ना, इसमें जो मात्राएं हैं इसमें आ की मात्रा है, तो आपका ये क्या है? मात्रिक। देखिए अमिताभ, अमिताभ, इसमें ई की मात्रा आ रही है और आ की भी मात्रा आ रही है, तो ये भी क्या है? मात्रिक मतलब वर्ड है, शब्द है। फिर आपका जो देखिए कलरव, कलरव, इसमें कोई मात्राएं आ रही है? नहीं, तो आपका अमात्रिक शब्द क्या है? कलरव। और फिर देखिए चचहाना, इसमें भी आपकी मात्राएं आ रही है आ, तो आपका अमात्रिक पूछ दे तो कौन सा है? कलरव। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा, यूपी SSC और यूपीपी में भी एक बार पूछा है कि कौन सा अमात्रिक शब्द है, तो आपका कौन सा है? तो कलरव। मतलब जिसमें मात्राएं नहीं हो वही शब्द क्या होते हैं? अमात्रिक। तो देखिए आपका ये प्रश्न स्पष्ट होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आपका स्पर्श भी है, संघर्षी भी है। हम सेकेंड वाले पार्ट में ही बता दिए थे कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन है ज, ह, र, ल। बताइए कौन सा है? आपका ज है कि ह है कि र है कि ल? तो कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कंफ्यूज हो गए आप लोग कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ज कि ह? ज सही है आपका ज। आपको हम पहले ही बताए थे कि जो कुछ विद्वान होते हैं वो च वर्ग का, जो च वर्ग होता है उसको क्या मानते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। और ये जानते रहेगा एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। मैं दूसरे पार्ट में बता दी थी कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपका देखिए च, छ, ज, मतलब पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, इ, आपके क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो ये आपका क्या उत्तर होगा? स्पर्श संघर्षी यही होगा। फिर हाँ जानते ही है कि संघर्षी व्यंजन में आते हैं ये स्वतंत्री व्यंजन होते हैं। और फिर र आपका लुंठित वर्ड है, ल आपका क्या है? पार्श्विक वर्ड। कौन सा वर्ड? पार्श्विक वर्ड। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किसका उच्चारण स्थान तालु से? मैं अभी भी बता दी हूँ कि तालु से किसका होता है। इसके पहले वीडियो में भी मैं उच्चारण स्थान के बारे में बता दी थी, लेकिन अब आपको आप लोग का इसका उत्तर आप लोग को कमेंट करके देना है कि इनमें से कौन से उच्चारण स्थान तालु से है। आप लोग इसका कमेंट कर देंगे ना कि इसका उच्चारण स्थान मतलब इनमें से किसका उच्चारण स्थान तालु से है। मैं इसके पहले भी बता दी और अगले वाले वीडियो में भी बता दी थी कि इस तालु का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए आपका जो वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा है और आने वाले एग्जाम में पूछेगा भी। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखिए जो 2-3 पार्ट में बताई थी, इसके पहले डिस्कस हुआ था, आपका जो चर्चा हुआ था उसको देखने के बाद आप लोग नोट्स बनाते जाइए। और फिर ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके आगामी एग्जाम में, चाहे SSC, GD हो, CGL हो या फिर UPP हो या फिर आपका CTET, UPTET जो भी होगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आप लोग खुद जानते होंगे कि वर्णमाला से मतलब संबंधित 1-2 प्रश्न हमेशा ही पूछता है, कम से कम 2 प्रश्न, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 प्रश्न पूछता है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा और फिर नोट्स बनाते जाइएगा। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।